दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कक्षा 10 के जो सामाजिक विज्ञान विषय है उसके एक अन्य मॉडल पेपर के बारे में। इसी तरह सामाजिक विज्ञान या इकोनॉमिक्स से संबंधित जो हमारे इम्पोर्टेंट वीडियो है उनके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हम खंड ए की बात करते हैं, पार्ट ए की, जिसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न, रिक्त स्थान और 1 नंबर वाले प्रश्न है। तो इसमें जो पहला प्रश्न दे रखा है कि गांधी इरविन समझौता कब हुआ, तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं। तो इसमें चारों में से ब सही होगा, ब 1931 में। दूसरा सवाल है कि 1905 में बंगाल विभाजन के समय वायसराय कौन था, तो आंसर होगा द लॉर्ड कर्जन। तीसरा सवाल है कि स्पेनिंग जेनी का आविष्कार किसने किया था, तो चारों ऑप्शन में आंसर होगा द जेम्स हरग्रीव्ज ने। चौथा सवाल है कि पहला सफल सूती वस्त्र उद्योग किस नगर में स्थापित किया गया था, तो आंसर होगा ए बम्बई में। पांचवा सवाल है कि केसरी समाचार पत्र का प्रकाशन किसने किया था, तो आंसर होगा द बाल गंगाधर तिलक ने। छठवां सवाल है कि चुनाव लड़ने और सरकार में सत्ता संभालने के लिए एकजुट हुए लोगों के समूह को क्या कहते हैं, तो इसका आंसर होगा ब राजनीतिक दल। सातवां सवाल है कि नस्लवाद मिटाने के लिए हिंसा का समर्थन करने वाला आंदोलन था, आंसर होगा स अश्वेत शक्ति आंदोलन। आठवां सवाल है कि वर्ण व्यवस्था से क्या तात्पर्य है, तो इसका आंसर होगा ए प्राचीन काल के समाज में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र के रूप में विभाजन। नौवां सवाल है कि वस्तुओं को खरीदते समय क्रेता को किस प्रकार के चिन्ह का लोगों पर ध्यान देना चाहिए, तो आंसर होगा स ISI और एक मार्ग के चिन्ह पर। 10वां सवाल है कि भारत में बैंक जमा का कितने प्रतिशत भाग नकद के रूप में अपने पास रखते हैं, यानी भारत में बैंक होते हैं जमा का कितने प्रतिशत भाग नकद के रूप में अपने पास रखते हैं, तो इसका आंसर होगा ब 15%। 11वां सवाल है कि निम्न में से कौन सा धात्विक खनिज है, 4 ऑप्शन दे रखे हैं, तांबा, अभ्रक, पोटास और संगमर, तो इसका आंसर होगा ए तांबा। और 12वां सवाल है कि यातायात का सबसे सस्ता साधन कौन सा है, तो इसका आंसर होगा स जलमार्ग। तो इस प्रकार इस मॉडल पेपर में जो महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न है उनके बारे में हमने चर्चा की है। अब हम बात करते हैं इस मॉडल पेपर के रिक्त स्थानों वाले प्रश्नों के बारे में। तो पहला प्रश्न दे रखा है कि 1772 में ईस्ट इंडिया कंपनी के अफसर रिक्त स्थान ने कहा था कि भारतीय कपड़ों की मांग कभी कम नहीं हो सकती, तो इसका आंसर होगा हेनरी पतुलो ने। दूसरा सवाल है कि रिक्त स्थान बंगाली भाषा में प्रकाशित पहली संपूर्ण आत्म कहानी है, तो इसका आंसर होगा आसार जीवन। तीसरा सवाल है कि सिर्फ रिक्त स्थान पहचान पर आधारित राजनीति लोकतंत्र के लिए शुभ नहीं होती, तो इसका आंसर होगा जातिगत। चौथा सवाल है कि लोकतांत्रिक के विभिन्न चुनौतियों के बारे में सभी सुझाव या प्रस्ताव लोकतांत्रिक सुधार या रिक्त स्थान कहे जाते हैं, तो इसका आंसर होगा राजनीतिक सुधार। पांचवा सवाल है रिक्त स्थान केंद्रीय सरकार की ओर से करेंसी नोट जारी करता है, तो रिक्त स्थान में आंसर आएगा भारतीय रिजर्व बैंक। छठवां सवाल है कि रिक्त स्थान को भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता के दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो इसका आंसर होगा 24 दिसंबर। तो इस प्रकार हमने जो महत्वपूर्ण रिक्त स्थान वाले प्रश्न हैं उनके बारे में हमने चर्चा की है। अब हम बात करते हैं अति लघुतरात्मक प्रश्न, जिनके उत्तर एक शब्द या एक पंक्ति में देने हैं। तो इसमें जो महत्वपूर्ण 12 प्रश्न है, 12 नंबरों के एक एक सवाल एक एक नंबर का है, तो उसकी चर्चा करते हैं। तो पहला सवाल दे रखा है कि किस शासन प्रणाली में व्यक्ति की गरिमा सर्वाधिक सुरक्षित रहती है, तो इसका आंसर होगा कि लोकतांत्रिक शासन प्रणाली में व्यक्ति की गरिमा सर्वाधिक सुरक्षित रहती है। दूसरा सवाल है कि दलितों को दलित वर्ग एसोसिएशन में किसने संगठित किया था, तो इसका आंसर होगा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 1930 में दलितों को
दलित वर्ग एसोसिएशन में संगठित किया। तीसरा सवाल है कि आदि औद्योगिकरण क्या है? तो इसका आंसर होगा कि इंग्लैंड और यूरोप में फैक्ट्रियों की स्थापना से पहले ही अंतर्राष्ट्रीय बाजार के लिए बड़े पैमाने पर औद्योगिक उत्पादन होने लगा था। यह उत्पादन फैक्ट्रियों में नहीं होता था। बहुत सारे इतिहासकार औद्योगिकरण की इस चरण को आदि औद्योगिकरण का नाम देते हैं। तो आदि औद्योगिकरण क्या होता है, इसके बारे में हमने जाना है। चौथा सवाल है कि वर्तमान समय में जूट की किस कारण से मांग कम हो रही है? तो इसका आंसर होगा कि जूट की उच्च लागत और कृत्रिम रेशों तथा नायलॉन की कीमत कम होने के कारण जूट की मांग कम हो रही है। पांचवा सवाल है कि बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली को स्पष्ट कीजिए। तो इसका आंसर होगा कि इस विधि द्वारा मेघालय में नदियों व झरनों के जल को बांस से बने पाइप द्वारा एकत्रित करके सिंचाई के काम में लिया जाता है। वह बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली होती है। छठवां सवाल है कि उदारीकरण से आप क्या समझते हैं? तो इसका आंसर होगा कि सरकार द्वारा निजी क्षेत्रों पर से अवरोधों या प्रतिबंधों को हटाने की प्रक्रिया उदारीकरण कहलाती है। यानी सरकार क्या करती है कि निजी क्षेत्रों से जो प्रतिबंध होते हैं या जो अवरोध होते हैं उनको हटा देती है या नियमों में सरलीकरण कर देती है, वह उदारीकरण कहलाता है। सातवां सवाल है कि नेपाल और बोलिविया के जन आंदोलनों में कोई एक अंतर बताइए। तो इसका आंसर होगा कि बोलिविया का जन आंदोलन सरकार की एक विशेष नीति के खिलाफ था, जबकि नेपाल का जन संग्रह लोकतंत्र की स्थापना के लिए था। आठवां सवाल है कि फ्रांसीसी क्रांति कब हुई? तो इसका आंसर होगा 1789 में फ्रांसीसी क्रांति हुई। नौवां सवाल है कि क्षेत्रीयवाद की भावना को दूर करने के लिए कोई दो उपाय लिखिए। तो इसका आंसर होगा, पहला उपाय है कि देश के सभी क्षेत्रों का आर्थिक विकास किया जाए। दूसरा, क्षेत्रीयवाद की भावना के विरुद्ध लोगों को शिक्षित किया जाए। 10वां है कि अल्प बेरोजगारी की परिभाषा लिखिए। तो इसका आंसर होगा कि अल्प बेरोजगारी वह स्थिति है जिसमें लोग प्रत्यक्ष रूप से काम करते हैं परंतु उन्हें कार्य करने के अवसर उनकी क्षमता से कम मिलता है, अल्प बेरोजगारी की स्थिति होती है। 11वां सवाल है कि बिस्कुट के उत्पादन हेतु कोई दो मध्यवर्ती वस्तुएं लिखिए। तो इसका आंसर होगा कि जो मध्यवर्ती वस्तु है वह आटा और चीनी होगा। और 12वां सवाल है कि केरल में शिशु मृत्यु दर कम होने का कारण लिखिए। तो इसका आंसर होगा कि केरल में शिशु मृत्यु दर कम है क्योंकि वहाँ शिक्षा एवं स्वास्थ्य सुविधाएं अन्य राज्यों की तुलना में बेहतर एवं पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है, इसलिए केरल में शिशु मृत्यु दर अन्य राज्यों की तुलना में बहुत कम है। तो इस प्रकार हमने जो 1 नंबर के सवाल है, एक शब्द या एक पंक्ति वाले जो 12 सवाल आएंगे परीक्षा में, जो महत्वपूर्ण प्रश्न है हमने इस मॉडल पेपर में हमने आपको बताए हैं, तो आप इनको नोट करें तो याद करें। अब हम बात करते हैं पार्ट बी यानी खंड बी के बारे में, जिसमें प्रश्न 4 से 16 तक सवाल आएंगे और शब्द सीमा होगी 50 शब्द की। तो पहला है, जो चौथा सवाल है इसमें, जोसेफिन मेस्त्री ने किन दो गुप्त संगठनों की स्थापना की, कब और कहाँ? तो इसका आंसर होगा जोसेफी मेजरी ने मार्सेई में यंग इटली तथा ब्रन में यंग यूरोप की स्थापना की। 5वां सवाल है कि प्रथम विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्र और केंद्रीय शक्तियों में कौन कौन से देश शामिल थे? तो इसका आंसर होगा कि प्रथम विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्र यानी ब्रिटेन, फ्रांस और रूस थे तथा केंद्रीय शक्तियां यानी जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी, ओटोमन तुर्की थे। 6वां सवाल है कि वन्य प्राणियों की संकटग्रस्त प्रजातियों को बचाने हेतु दो सुझाव दीजिए। तो इसका आंसर होगा, तो पहला सुझाव है कि शिकार पर प्रतिबंध लगाना चाहिए और दूसरा सुझाव है कि अधिक राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभ्यारण्य स्थापित किए जाने चाहिए। 7वां सवाल है कि क्षेत्रीय राजनीतिक दल के रूप में मान्यता प्राप्त
करने के लिए आवश्यक शर्तों का उल्लेख कीजिए। तो इसका आंसर होगा, तो पहली शर्त है कि राज्य विधानसभा के चुनाव में पड़े कुल मतों का 6% या उससे अधिक हासिल करने पर राज्य के राजनीतिक दल के रूप में मान्यता मिलती है। और दूसरी शर्त है कि विधानसभा चुनाव में कम से कम 2 सीट प्राप्त करने पर क्षेत्रीय दल के रूप में मान्यता मिलती है। तो इस प्रकार 2 शर्तें पूरी होने पर क्षेत्रीय राजनीतिक दल के रूप में उसे मान्यता प्राप्त हो जाती है। 8वां सवाल है कि चाय की कृषि उत्पादन हेतु 4 जरूरी कारक लिखे। यानी चाय के उत्पादन के लिए 4 जो जरूरी कारक है वो हमें बताने हैं। तो इसका पहला कारक है कि चाय का पौधा उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु, ह्यूमस और जीवाश्म युक्त गहरी मिट्टी तथा सुगम जल निकास वाले ढलवा क्षेत्रों में उगाया जाता है। दूसरी शर्त है कि दूसरी कारक है कि चाय की झाड़ियों को उगाने के लिए वर्ष भर उष्ण, नम और पाला रहित जलवायु की आवश्यकता होती है। तीसरा है वर्ष भर समान रूप से होने वाली वर्षा की बौछारें इनकी कोमल पत्तियों के विकास में सहायक होती है। और चौथी है कि चाय एक श्रम गहन उद्योग है, इसके लिए प्रचुर मात्रा में सस्ता और कुशल श्रम चाहिए। तो इस प्रकार चाय के उत्पादन के लिए जो 4 मुख्य कारक है उनके बारे में हमने जाना है। 9वां सवाल है कि डिजिटल भारत से क्या अभिप्राय है। तो इसका आंसर होगा कि डिजिटल भारत एक ज्ञान आधारित परिवर्तन के लिए भारत को तैयार करने के लिए एक विशाल कार्यक्रम है। डिजिटल भारत का उद्देश्य भारतीय प्रतिभा, सूचना प्रौद्योगिकी तथा कल का भारत में होने वाले परिवर्तन को समझना है और तकनीक को केंद्र में रखकर बदलाव लाना है। 10वां सवाल है कि सत्ता की साझेदारी क्यों आवश्यक है। तो इसका आंसर होगा कि लोकतंत्र के आधुनिक रूप में समस्त शक्ति जनता के हाथों में निहित होती है, जो इसका प्रयोग अपने निर्वाचित प्रतिनिधियों के द्वारा करते हैं। सत्ता की साझेदारी इसलिए आवश्यक है क्योंकि इससे विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच टकराव की संभावना कम हो जाती है। कई बार समाज के विभिन्न वर्गों के बीच टकराव हिंसा और राजनीतिक अस्थिरता का रूप ले लेता है, इसलिए सभी को सत्ता का कुछ भाग दे देना समाज तथा राजनीतिक व्यवस्था में स्थायित्व लाता है। इससे अतिरिक्त सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र की आत्मा है, क्योंकि इससे समाज के सभी समूह शासन प्रणाली से जुड़े रहते हैं, जिससे शासन की कार्यकुशलता बनी रहती है। 11वां सवाल है कि टॉमी स्मिथ व जॉन कार्लोस ने रंग भेद के मुद्दे पर किस प्रकार अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का ध्यान आकर्षित किया। तो इसका आंसर होगा कि उन्होंने अश्वेत अमेरिकी लोगों को गरीबी जताने के लिए बिना जूतों के केवल मोजे पहनकर पुरस्कार लिया। और दूसरा है जॉन कार्लोस ने मारे गए अश्वेत लोगों की याद में काले मनके की माला पहनी। और तीसरा है कि स्मिथ ने अपने गले में अश्वेत लोगों के आत्मगौरव के प्रतीक काला मफरल पहना। तो इस प्रकार हमने इस सवाल का आंसर जाना है। 12 सवाल है कि दबाव समूह है क्या है, इसका अर्थ बताइए। तो इसका आंसर होगा वे संगठन दबाव समूह कहलाते हैं जो सरकार की नीतियों से असंतुष्ट होते हैं और उन्हें प्रभावित करते हैं। इसमें एक समान इच्छा, व्यवसाय या विचार के लोग एक जैसी मांगों के लिए एकत्रित होकर आंदोलन करते हैं, जैसे वर्ग विशेष के हित समूह जैसे मजदूर संगठन, व्यावसायिक संघ, पेशेवरों जैसे वकील, डॉक्टर, शिक्षक आदि के निकाय। 13वां सवाल है कि भूमिहीन ग्रामीण मजदूर के लिए कोई 2 विकास के लक्ष्य बताइए। तो इसका आंसर होगा कि भूमिहीन ग्रामीण मजदूर के लिए विकास के लक्ष्य, पहला काम करने के अधिक दिन और बेहतर मजदूरी, और दूसरा है स्थानीय स्कूल उनके बच्चों को उत्तम शिक्षा प्रदान करने में सक्षम। 14वां सवाल है कि असंगठित श्रमिकों के संरक्षण के किन्हीं 2 उपायों को लिखिए। तो इसका आंसर होगा कि पहला उपाय है कि असंगठित क्षेत्र में सरकार को कुछ नियम एवं नियमन बनाने चाहिए। दूसरा है लोगों को उस संगठित क्षेत्र में काम
चाहिए जहां काम नियमित हो, और तीसरा है लोगों को उस क्षेत्र में काम करना चाहिए जहां तत्काल भुगतान प्राप्त हो तथा काम की सुरक्षा हो। 15वां है ऋण के औपचारिक और अनौपचारिक स्रोतों में अंतर बताइए। तो ऋण के औपचारिक और अनौपचारिक स्रोतों में अंतर। पहला अंतर है कि औपचारिक स्रोतों में ऋण पर ब्याज की दर कम होती है, जबकि अनौपचारिक स्रोतों में ऋण पर ब्याज की दर अधिक होती है। दूसरा है औपचारिक स्रोतों से सामान्यतः 90% अमीर लोग ऋण लेते हैं, जबकि अनौपचारिक स्रोतों से लगभग 85% गरीब लोग ऋण प्राप्त करते हैं। 16वां सवाल है कि बाजार में नियमों तथा विनियमों की आवश्यकता क्यों पड़ती है, समझाइए। तो इसका आंसर होगा कि बाजार में नागरिक की सुरक्षा के लिए नियम एवं नियंत्रण की आवश्यकता होती है, क्योंकि जब उपभोक्ता का शोषण होता है तो उपभोक्ता प्राय स्वयं को कमजोर स्थिति में पाते हैं। खरीदी गई वस्तु या सेवा के बारे में जब कोई शिकायत होती है तो विक्रेता सारे उत्तरदायित्व क्रेता पर डालने का प्रयास करता है। विक्रेता कई तरीकों से उपभोक्ता का शोषण कर सकता है। ऐसी स्थिति में उपभोक्ता को बचाने के लिए उपभोक्ता आंदोलन चलाए गए, जिससे बाजार में सुरक्षा मिले। बाजार में शोषण के कई रूप होते हैं, जैसे कभी कभी व्यापारी अनुचित व्यापार करने लग जाते हैं, कम तोलने लगते हैं या मिलावटी वस्तुएं बेचने लगते हैं। इसलिए बाजार में नियमों और विनियमों की आवश्यकता पड़ती है। अगला सवाल है कि रूमानीवाद से आप क्या समझते हैं। रूमानीवाद ने राष्ट्रीयता की धारणा के विकास में किस प्रकार योगदान दिया है, वर्णन कीजिए। या राष्ट्रवाद के विकास में रूमानीवाद का क्या योगदान है। तो इसका आंसर जानते हैं। रूमानीवाद राष्ट्रवाद के विकास में रूमानीवाद एक ऐसा सांस्कृतिक आंदोलन था जो खास तरह की राष्ट्रीय भावना का विकास करना चाहता था। आमतौर पर रूमानी कलाकारों और कवियों ने तर्क वितर्क और विज्ञान के महिमा मंडन की आलोचना की और उनकी जगह भावनाओं, अंतर्दृष्टि और रहस्यवादी भावनाओं पर जोर दिया। उनका यह प्रयास था कि एक साझा सामूहिक विरासत की अनुभूति और एक साझा सांस्कृतिक अतीत को राष्ट्र का आधार बनाया जाए। रूमानीवाद ने राष्ट्रीयता के विकास में योगदान। पहला योगदान लोक संस्कृति। जर्मन दार्शनिक योहान रोटफील्ड ने दावा किया कि रोमानी जर्मन संस्कृति उनके आम लोगों में निहित थी। उसने लोक संगीत, लोक काव्य और लोक नृत्यों के माध्यम से जर्मन राष्ट्र की भावना को प्रसारित किया। भाषा। दूसरी, राष्ट्रवाद के विकास में भाषा का महत्वपूर्ण योगदान रहा। उदाहरण के लिए पोलैंड में पोलिश भाषियों ने रूसी भाषा के प्रभुत्व का विरोध किया और इस प्रकार पोलिश भाषा रूसी प्रभुत्व के विरुद्ध संघर्ष के प्रतीक के रूप में देखी जाने लगी। तीसरा है संगीत। पोलैंड में स्वतंत्रता की स्थिति में संगीत के द्वारा ही राष्ट्रीय भावना जागृत रखी गई। एक पोलिश नागरिक कैरोल कुर्स्की ने राष्ट्रीय संघर्ष का अपने ओपेरा व संगीत के गुणगान किया तथा पोलेनस व माजूरका जैसे लोक नृत्यों को राष्ट्रीय प्रतीकों में बदल दिया। तो इस प्रकार हमने पार्ट बी के जो 2 नंबर के सवाल है, प्रत्येक सवाल 2 नंबर का आएगा, तो इसके जो महत्वपूर्ण प्रश्न उनके बारे में हमने जाना है। अब हम बात करते हैं पार्ट सी की, जिसमें हमने 17वां प्रश्न जान लिया। अब हम जानते हैं 18वां प्रश्न। प्रत्येक प्रश्न 3 नंबर का है। 18वां सवाल है कि संसाधन विनियोजन के महत्वपूर्ण सोपानों का वर्णन कीजिए। तो इसका आंसर होगा कि संसाधन विनियोजन एक जटिल प्रक्रिया है जिसमें निम्नलिखित सोपान है। पहला, देश के विभिन्न प्रदेशों में संसाधनों की पहचान कर उनकी तालिका बनाना। इस कार्य में क्षेत्रीय सर्वेक्षण, मानचित्र बनाना, संसाधनों के गुणात्मक एवं मात्रात्मक अनुमान लगाना व मापन करना। दूसरा है संसाधन विकास योजनाएं लागू करने के लिए उपयुक्त प्रौद्योगिकी, कौशल तथा संस्थागत नियोजन ढांचा तैयार करना। और तीसरा है संसाधन विकास योजनाओं और राष्ट्रीय विकास योजनाओं में समन्वय स्थापित करना। भारत में स्वतंत्रता के बाद संसाधन नियोजन के उद्देश्य की पूर्ति के लिए पंचवर्षीय योजनाएं बनाई गई। 19वां सवाल है कि भारत में राजनीति में जाति और जाति के अंदर राजनीति है।
आप इस कथन से सहमत है तो 2 तर्क दीजिए। तो इसका आंसर होगा कि भारत में राजनीति में जाति है, अर्थात भारतीय राजनीति में जातिवाद का अत्यधिक प्रभाव है। तो इसके कुछ कथन है। उम्मीदवारों का चुनाव जातियों की संख्या के हिसाब से। भारत में जब राजनीतिक दल चुनाव के लिए उम्मीदवारों का नाम तय करते हैं तो चुनाव क्षेत्र के मतदाताओं की जातियों के हिसाब का ध्यान में रखते हैं ताकि उन्हें चुनाव जीतने के लिए उस जाति के वोट पड़े जाए। दूसरा है सरकार के गठन में जातियों को प्रतिनिधित्व देना। इसका आंसर होगा जब सरकार का गठन किया जाता है तो राजनीतिक दल इस बात का ध्यान रखते हैं कि उसमें विभिन्न जातियों के लोगों को उचित स्थान मिले। भारत में जाति के अंदर राजनीति। भारत में जाति के अंदर राजनीति भी पाई जाती है। तो पहला कारण है कि चूंकि एक जाति अपने दल पर सत्ता पर कब्जा नहीं कर सकती, इसलिए वह ज़्यादा राजनीतिक ताकत पाने के लिए दूसरी जातियों के साथ समझौता करती है। दूसरा है एक ही जाति के अमीर और गरीब लोगों के बीच भी मतभेद रहता है तब वे अलग अलग दलों का समर्थन करते हैं। तीसरा है एक जाति के लोग अलग अलग व्यक्तियों के नेतृत्व में अलग अलग दलों का समर्थन करते हैं। 20वां है कि वैश्वीकरण। अब सवाल है 20वां, वैश्वीकरण में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी की भूमिका को किन्हीं 3 आधार पर स्पष्ट कीजिए। तो वैश्वीकरण में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी की भूमिका। तो पहला आधार है वैश्वीकरण में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के विकास ने विभिन्न देशों के बीच उत्पादों और सेवाओं के प्रसार ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। दूसरा है वर्तमान समय में दूरसंचार, कंप्यूटर और इंटरनेट के क्षेत्र में प्रौद्योगिकी द्रुत गति से परिवर्तित हो रही है। तीसरा है विश्व भर में एक दूसरे से संपर्क करने, सूचनाओं को तत्काल प्राप्त करने और दूरवर्ती क्षेत्रों में संवाद करने में प्रयोग किया जाता है। इससे व्यापार में तेजी से विकास हुआ है। और चौथा है सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के आदान प्रदान से विश्व के अधिकांश भाग एक दूसरे के अपेक्षाकृत अधिक संपर्क में आए हैं। तो इस प्रकार हमने पार्ट 6 के जो 4 प्रश्न है 3-3 नंबर के 17, 18, 19 और 20 उनके बारे में हमने जाना है। अब हम जानते हैं खंड 10 जिसमें निबंधात्मक प्रश्न हो गए केवल 2, 21 नंबर के और 22वां नंबर का प्रश्न आएगा और प्रत्येक प्रश्न 4 नंबर का होगा और शब्द सीमा 250 शब्दों की होगी। तो इसमें हम पहला प्रश्न जानते हैं 21वां सवाल कि असहयोग आंदोलन के दौरान आंध्र प्रदेश से जनजातीय विरोध का नेतृत्व किसने किया था, या असहयोग आंदोलन के किन्हीं 3 आर्थिक प्रभावों का संक्षेप में बताइए। तो इसका आंसर होगा अल्लूरी सीताराम राजू ने जनजातीय विरोध का नेतृत्व किया था। असहयोग आंदोलन के 3 आर्थिक प्रभाव। पहला है असहयोग आंदोलन का सबसे बड़ा आर्थिक प्रभाव विदेशी सामानों पर पड़ा। इन विदेशी सामानों का बहिष्कार किया गया। विदेशी कपड़ों की होली जलाई जाने लगी। शराब की दुकानों के सामने पैकेटिंग की गई। विदेशी कपड़ों का आयात 1921 और 22 के बीच आधा हो गया। उनकी राशि 102 करोड़ रुपए से घटकर 57 करोड़ रुपए रह गई। दूसरा है कि बहिष्कार आंदोलन के दौरान आयातित कपड़ों को छोड़कर केवल भारतीय कपड़े पहनने लगे। इसका परिणाम यह हुआ कि भारतीय मिलों और हथकरघा का उत्पादन बढ़ने लगा। तीसरा है कई व्यापारियों तथा उद्योगपतियों ने विदेशी चीज़ों का व्यापार करने और विदेशी व्यापार में पैसा लगाना बंद कर दिया। तो इस प्रकार हमने असहयोग आंदोलन के जो 3 आर्थिक प्रभाव है वो जाने। अब इसके अथवा में जो प्रश्न दे रखा है वह है कि लोक कथाओं ने पुनर्जागरण ने भी राष्ट्रवाद के विचार को बल दिया। इस कथन की समीक्षा कीजिए। तो इसका आंसर होगा कि लोक कथाओं के पुनर्जागरण ने भी राष्ट्रवाद के विचार को बल दिया। इस कथन को निम्नलिखित बिंदुओं से स्पष्ट किया जाता है। पहला है बिंदु है कि 19वीं सदी के अंत में राष्ट्रवादियों ने भाटों व चारणों द्वारा गाई सुनाई जाने वाली लोक कथाओं को रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया। वे लोक गीतों जनश्रुतियों को एकत्रित करने के लिए गांव-गांव घूमने लगे। दूसरा है इसका उद्देश्य परंपरागत संस्कृति को बढ़ावा देना था जो पश्चिमी ताकतों के प्रभाव से भ्रष्ट और दूषित हो चुकी थी। तीसरा है लोक कथाओं को पुनर्जीवित करने के लिए बंगाल में खुद रविंद्रनाथ टैगोर भी लोक
गाथा गीत, बाल गीत और मिथकों को संकलित करने निकल पड़े। और चौथा है, मद्रास में टेसा शास्त्री ने द फोकलोर्स ऑफ द सदर्न इंडिया के नाम से तमिल लोक कथाओं का विशाल संकलन 4 खंडों में प्रकाशित किया। उनका विश्वास था कि लोक कथाएं राष्ट्रीय साहित्य होती है, ये लोगों के असली विचार और विशिष्टताओं के सबसे विश्वसनीय अभिव्यक्ति है। तो 22वां सवाल है कि भारत में संविधान संशोधन करके भारतीय लोकतंत्र के स्वशासी निकायों को अधिक शक्तिशाली या प्रभावी बनाने हेतु क्या कदम उठाए गए, या 1992 में संविधान संशोधन द्वारा भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था के तीसरे स्तर स्थानीय शासन को किस प्रकार शक्तिशाली और प्रभावी बनाया गया। तो इसका आंसर होगा कि 1992 के संविधान संशोधन द्वारा स्थानीय शासन को निम्न प्रकार शक्तिशाली और प्रभावी बनाया गया। पहला, अब स्थानीय स्वशासी निकाय के चुनाव नियमित रूप से कराना संवैधानिक बाध्यता है। दूसरा है, अब निर्वाचित स्थानीय निकायों के सदस्य तथा पदाधिकारियों के पदों में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा पिछड़ी जातियों के लिए सीटें आरक्षित की गई। तीसरा है, अब कम से कम 1/3 पद महिलाओं के लिए आरक्षित है। अगला है चौथा कि हर राज्य में पंचायत और नगर पालिका चुनाव कराने के लिए राज्य चुनाव आयोग नामक स्वतंत्र संस्था का गठन किया गया। और पांचवा है, अब राज्य सरकारों को अपने राजस्व और अधिकार का कुछ हिस्सा इन स्थानीय स्वशासी निकायों को देना पड़ता है। तो इससे स्पष्ट होता है कि 1992 के संविधान संशोधन के द्वारा भारत में तीसरे स्तर की शासन व्यवस्था को शक्तिशाली और प्रभावी बनाकर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था को मजबूत किया गया। अब इसके अथवा में जो प्रश्न है कि परंपरागत ऊर्जा स्रोतों के नाम लिखिए एवं किसी एक पर लेख लिखिए। तो परंपरागत संसाधन जो ऊर्जा के स्रोत है उसमें आते हैं कोयला, पेट्रोलियम जैसे प्राकृतिक गैस, यूरेनियम, विद्युत आदि। तो सबसे हम कोयले की बात करते हैं कि भारत में कोयला बहुतायत में पाया जाने वाला जीवाश्म ईंधन है। इसका उपयोग ऊर्जा उत्पादन तथा घरेलू और उद्योगों की जरूरतों के लिए ऊर्जा की आपूर्ति के लिए किया जाता है। भारत में कोयला प्रमुख रूप से दामोदर घाटी, जरिया, रानीगंज, बोकारो में पाया जाता है। कोयला स्थूल पदार्थ है जिसका प्रयोग करने पर इसका भार घटता है क्योंकि ये राख में परिवर्तित हो जाता है। इसी कारण भारी उद्योग गृह, ताप विद्युत गृह कोयला क्षेत्र तथा उसके निकटवर्ती ही स्थापित किए जाते हैं। तो इस प्रकार हमने ऊर्जा के परंपरागत स्रोत और किसी एक प्रलेख के बारे में हमने जान लिया। अब हम जानते हैं कि जो 23वां सवाल आएगा बोर्ड की परीक्षा में उसमें एक मानचित्र आएगा। आपको 4 जगह दे रखी होगी, उन 4 जगह को आपको नोट करना होगा। तो प्रत्येक जगह 1 नंबर की होगी, नहीं जो मानचित्र आएगा वो 4 नंबर का आएगा। तो इसमें जो पहला दे रखा है उसमें बड़ोदरा, रावतबाटा, तुतीकोरिन और गांधीनगर दे रखा है। तो बड़ोदरा तो गुजरात में है, रावतबाटा है राजस्थान में, तुतीकोरिन है तमिलनाडु में और गांधीनगर है गुजरात में, जो कि मैंने यहाँ मानचित्र में नोट करके आपको बता रखा है। अथवा में दे रखा है कि अजमेर, विशाखापट्टनम, गोवा और दिल्ली। तो अजमेर भी राजस्थान में है, राजस्थान के मध्य भाग में। विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में है। गोवा ये छोटा सा जो भारत का सबसे छोटा राज्य है ये रहा। और दिल्ली जो भारत की राजधानी है जो भारत के उत्तर में स्थित है, जो मैंने आपको मानचित्र में दर्शा रखी है। तो इस प्रकार ये आपका जो मॉडल पेपर है जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आज का हमारा जो ये मॉडल पेपर है, ये वीडियो है, आपको अच्छा लगा तो हमारे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।